गुरुवार की सुबह संसद के गलियारों में एक अलग हलचल है। माहौल सिर्फ सामान्य सत्र का नहीं बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले का संकेत दे रहा है जो आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है और मुद्दा है परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण। ये केवल सीटों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण, प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन का बड़ा सवाल बन चुका है। सरकार ने इस बार पूरी तैयारी के साथ संसद के विस्तारित सत्र में कदम रखा है। उसका उद्देश्य साफ है, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को पेश कर नई राजनीतिक संरचना की नींव रखना है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को लेकर सतर्क और आक्रामक दोनों नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने वाला कदम है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू महिला आरक्षण का भी है। दरअसल सरकार ने महिला आरक्षण को एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के रूप में स्थापित किया है। विपक्ष के लिए यह स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। वो महिला आरक्षण का खुलकर विरोध नहीं कर सकता, लेकिन परिसीमन के जरिए इसको लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठा सकता है। यही कारण है कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह बहस का केंद्र यही बन गया है। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत एक ही बड़े संकेत के साथ होगी। पहले ही दिन लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश किया जाना है। ये विधेयक लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रावधान करता है। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि 1976 के बाद से लोकसभा सीटों में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है। अब यहाँ सरकार का तर्क है कि देश की जनसंख्या और लोकतांत्रिक जरूरतों को देखते हुए यह बदलाव अब अनिवार्य हो चुका है। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ ही एक बड़ा डर भी सामने आता है, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों में। इन राज्यों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है और यदि सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उनकी राजनीतिक ताकत घट सकती है। यह आशंका राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है क्योंकि इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संतुलन बिगड़ने की बात उठती है। अब सरकार इस डर को खारिज करते हुए आश्वासन दे रही है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी बल्कि सभी राज्यों में लगभग 50% तक सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि 850 सीटों की सीमा अंतिम होगी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है जहां प्रतिनिधित्व भी बढ़े और क्षेत्रीय असंतोष भी ना बढ़े। इस पूरी प्रक्रिया का दूसरा अहम हिस्सा है परिसीमन विधेयक। ये विधेयक निर्वाचन क्षेत्रों में नई सीमाएं तय करेगा जो 2011 की जनगणना के आधार पर होगी। यहाँ भी बहस का एक बड़ा मुद्दा ये है कि क्या पुरानी जनगणना के आंकड़े आज के भारत की वास्तविक तस्वीर पेश करते हैं या नहीं। फिर भी सरकार का मानना है कि ये सबसे हालिया आधिकारिक डेटा है जिस पर काम किया जा सकता है। परिसीमन आयोग की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद महत्वपूर्ण होगी। यही आयोग तय करने वाला है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी और उनकी सीमाएं क्या कुछ होंगी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बिल में सीटों की कोई सटीक संख्या तय नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि अंतिम फैसला पूरी तरह आयोग के हाथ में होगा जो विभिन्न संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेगा। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। अब ये दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ कर देगा। ये कदम महिला राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। असल में इन तीनों विधेयकों का संयुक्त प्रभाव काफी ज्यादा व्यापक है। यदि ये पारित हो जाते हैं तो 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण पूरी तरह लागू हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और संख्या के हिसाब से ये 270 से ज्यादा महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय होने वाला है। लेकिन कहानी अब यहीं खत्म नहीं होती। इन विधेयकों का असर सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं रहेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि वहां भी महिला आरक्षण लागू किया जा सके। यानी ये बदलाव राष्ट्रीय नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी राजनीतिक संरचना को प्रभावित करेगा। विधानसभा में सीटों के पुनर्निर्धारण का आधार भी जनगणना ही होगा। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधायकों की संख्या 60 से 500 के बीच सीमित है, लेकिन अब ये तय किया जाएगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी और ये पूरी तरह उस जनगणना डेटा पर निर्भर करेगा जिसे संसद मान्यता देगी। इस पूरे घटनाक्रम में समय सीमा भी बेहद अहम है। दरअसल लोकसभा में इन विधेयक पर 16 अप्रैल को चर्चा शुरू होगी जिसके लिए 18 घंटे का समय तय किया गया यानी महामैराथन होने वाली है।
17 अप्रैल को मतदान होगा और यदि विधेयक पारित हो जाते हैं तो 18 अप्रैल को इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां भी करीब 10 घंटे की चर्चा के बाद मतदान होगा। संसद के भीतर ये बहस सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि विचारधाराओं की टकराहट का मंच भी बन सकता है। एक और सरकार इसे लोकतंत्र को मजबूत करने और प्रतिनिधित्व बढ़ाने का कदम बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष से राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने वाला फैसला मान रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि यह परिसीमन सिर्फ नक्शे पर खींचे जाने वाली नई रेखाओं का मामला नहीं बल्कि उन आवाज़ों को तय करेगा जो संसद में सुनाई देंगी, उन चेहरों को तय करेगा जो देश का नेतृत्व करेंगे और उस दिशा को तय करेगा जिसमें भारतीय लोकतंत्र आगे बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प रहने वाला है कि संसद की ये बहस किस निष्कर्ष तक पहुंचती है और देश की राजनीति को किस नए मोड़ पर लेकर जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।